तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी आपको बता दोस्तों, दिल्ली हिंसा में नया मोड़। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की दोस्तों जांच पर उठे कई सवाल। बताएंगे जिस व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, अंसारी को फंसाया जा रहा है उसके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से जी हाँ गदगद हुए अखिलेश यादव। ममता बनर्जी को बताया सबसे मजबूत। जी हाँ, बोले बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का राज ठाकरे के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का दूसरा ओवैसी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। राज ठाकरे को दूसरा ओवैसी बता दिया बीजेपी का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता, दिल्ली हिंसा पर उठे कई सवाल। बोले जानबूझकर 2 बार आराम से यात्रा निकल चुकी थी, तीसरी बार भी लाया गया क्योंकि दोस्तों दंगा भड़काने की फिराक में ही थे दिल्ली में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दोस्तों, कोटा से एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां पर मुस्लिम जो चाचा है दोस्तों वो बकायदा अखाड़ा कर रहे हैं, यानी कि वो जो डंडा चलाते हैं ना यात्रा के दौरान हनुमान में, बताएंगे आपको कैसे जो यहाँ पर बहुत ही दिल जीतने वाली बात है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बताते हरभजन सिंह का बड़ा ऐलान। बोले जितनी भी कमाई मुझे मिलेगी वो मैं किसानों को और जो है यहाँ पर किसानों की बेटियों की शिक्षा में लगाऊंगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दिल्ली में आपको बता दो तो दिल्ली जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है दोस्तों, उसमें सारे के सारे नाम मुसलमान। अब आप समझिए दोस्तों, सेम मध्य प्रदेश वाला जो काम है वो दिल्ली में भी यही किया जा रहा है, जानबूझकर मुसलमानों को चिन्हित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पीके फैक्टर से डरी बीजेपी की सरकार, 2024 में पीके खेलेंगे मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस को लाएंगे सत्ता में, भाजपा जाएगी सत्ता से बाहर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत का बीजेपी और गोदी मीडिया पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को देश माफ नहीं करेगा, देश में हिंदू मुसलमान की खाई गहरी करने में लगी बीजेपी और मीडिया भी सच नहीं बता रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जीतन राम मांझी का बड़ा ऐलान, अब से जी हाँ सारे पार्टी के जो कार्यभार होगा वो उनके बेटे संभालेंगे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हार के बाद भी वीआईपी के मुकेश सहनी ने जमकर, जी आपको बता दें, जमकर जो यहाँ पर मजे लिए हैं बीजेपी के, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दिल्ली हिंसा, जी जहांगीरिया में जो दिल्ली हिंसा हुई दोस्तों, अब उसमें एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दोस्तों दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा जा रहा है अंसारी, के अंसारी इसका मास्टरमाइंड है। अब दोस्तों उनके पड़ोसियों ने बताया कि अंसारी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, और पड़ोसी भी कौन है दोस्तों, हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों ने और वहां के हिंदू बहनों ने बताया कि अंसारी बहुत ही अच्छा इंसान है, वो हमारी मदद करता है। आपको बता दें एक महिला ने कहा कि अंसारी भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी मदद की है कई बार, जब भी मेरे लड़के को किडनी की बीमारी है उन्होंने कहा जब भी जरूरत पड़ती है तो वो हमारी पैसों से भी मदद करते हैं और उसका इलाज भी करवाते हैं, और पूरी गली में आज तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है, कभी उनके बारे में किसी ने कुछ बुरा नहीं बोला। अंसारी की तारीफ करते हुए दोस्तों महिला ने कहा कि उनको वो इसीलिए गए थे ताकि वो सुलह करा सके, जो रोड पर हमले हो रहे थे दोस्तों, एक दूसरे को पत्थरबाजियां हो रही थी। अंसारी ने सोचा कि मैं बड़ा हूं, मेरी बात वो लोग मानेंगे और रुक जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें उल्टा अंसारी को ही फंसा दिया गया। अंसारी के मोहल्ले वालों से जितने से भी पूछा दोस्तों, अब तक उन मोहल्ले वालों ने यही जानकारी दी कि अंसारी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, न सिर्फ वो मोहल्ले वालों से काफी अच्छा व्यवहार रखता है दोस्तों, बल्कि उन लोगों की मदद भी करता है। और दोस्तों हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर 12 साल से दिल्ली में वहां पर रह रहे हैं। अब आप समझिए आज तक कोई हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन दोस्तों अचानक से आप समझिए जो है यहाँ पर जहांगीरपुरी में 2 बार तो दोस्तों शोभा यात्रा आराम से निकाल ली गई। जब तीसरी बार दोस्तों आपको बता दें इफ्तियार के टाइम पर जब शोभा यात्रा आई तो वहां पर जो इफ्तियार मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि आप थोड़ा धीरे कर लीजिए, इस वक्त इफ्तियार का टाइम है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें मुसलमानों के ऊपर पत्थरबाजी करना शुरू कर दी उस हिंदू संगठन ने। हिंदू संगठन ये कौन है दोस्तों, ये हमारे हिंदू भाई नहीं है, ये वो हिंदू संगठन है दोस्तों जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो या बीजेपी के कार्यकर्ता। ये असली हिंदू भाई नहीं थे दोस्तों,
ये वो लोग थे जो दंगा फैलाने आए थे, क्योंकि जब 2 बार दोस्तों यात्रा निकल चुकी थी तो तीसरी बार लाने की जरूरत क्या थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो भी दोस्तों उस टाइम पर जब रोजे का टाइम था, आप समझ सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दंगे जो हुए दोस्तों प्री प्लान थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा की जीत से गदगद हुए अखिलेश यादव, बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा की बड़ी जीत को लेकर अखिलेश यादव ने बधाई दी। अखिलेश ने कहा कि फिर से एक बार दीदी ने दिखा दिया कि बीजेपी उनके आगे कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है, वह महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अखिलेश ने कहा कि आज देश की जनता बीजेपी को धिक्कार रही है, वो देश से भगाने की फिराक में है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता की नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, ना कि आम जनता के लिए। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, वो देश की जनता के हित में ही नहीं है। अखिलेश ने कहा कि जो लोग देश के हित में नहीं उनको जनता वोट भी ना करे। आपको बता दें अखिलेश ने जो यहाँ पर ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि दीदी का ही जलवा चल रहा है जी बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। आपको बता दोस्तों बीजेपी की हर बार की ये किरकिरी और जो हार होती है बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होती है। किस तरीके से दोस्तों जगह जगह बीजेपी हारती है चुनाव, यह आपने देख ही रखा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जहां जहां इसकी सरकार है वहां वहां आतंक पसार रही है, जानबूझकर इस देश का प्रधानमंत्री छुपा बैठा है। जी अब आप समझिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों हमने आज तक नहीं देखा, ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा है। आप समझिए देश में दंगे के हालात बन गए, लगातार जगह जगह झड़पें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री एक सवाल बोलने को तैयार नहीं। ये दोस्तों साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता की नहीं बल्कि अपनी गद्दी की चिंता है, और जो लोग दोस्तों अपनी गद्दी की चिंता करते हैं उनको कहीं ना कहीं जनता नकार देती है, और 2024 इसी बात का प्रमाण बनेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, दिल्ली हिंसा में सारे मुसलमानों के नाम डाले, फिर से एक बार भड़का मुस्लिम समुदाय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है दोस्तों, उसमें सारे के सारे जितने भी आरोपी बनाए गए वो मुस्लिम समुदाय के बनाए गए। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि वो दिल्ली दंगों की तरह ही दोस्तों गलत सलत जांच करने वाली है। आप समझिए एक पक्ष की जांच करना दोस्तों और एक तरफा कार्रवाई करना, ये दिल्ली पुलिस का अब जो यहाँ पर पैटर्न बन चुका है। आप समझिए ऐसे पहले जब दिल्ली में CAA के वक्त पर दोस्तों जब हिंसा हुई थी, जब झड़प हुई थी, तब भी दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों को चुन चुनकर जेल में डाला था। यह इस बात का सबूत है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के कहने पर काम करती है। जो बीजेपी कहती है वो उसी तरीके से उन लोगों को चिन्हित करती है जो मुस्लिम समुदाय के। अब दोस्तों आप समझिए अगर कोई मस्जिद पर पथराव कर रहा है, अगर कोई मस्जिद पर बियर की बोतलें फेंक रहा है, कोई मस्जिद पर दोस्तों भगवा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों लोग उनको रोकेंगे। लेकिन आप समझिए लोग रोकने की फिराक कर रहे थे दोस्तों वहां पर, लेकिन उनको रोकने नहीं दिया गया। ये इस बात का सबूत है दोस्तों कि जो लोग पत्थर मार रहे थे, जब मुस्लिम भाइयों ने उनको रोकने की कोशिश करी, एक बुजुर्ग को एक भगवाधारी मस्जिद में घुसने की कोशिश कर रहा था जामा मस्जिद में, तब उन बुजुर्ग ने उसको रोका तो वो उस बुजुर्ग को मारने लगा, जिसके बाद दोस्तों वहां पर लोग जमा हो गए, उन लोगों को मस्जिद में घुसने से रोका गया। यही कारण है दोस्तों जो उल्टा मुसलमानों को ही फंसाया जा रहा है। अब आप समझिए बीजेपी की ये कार्रवाई और बीजेपी की दोस्तों ये तफ्तीश ये बताती है हमें कि बीजेपी दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान कितने जोरों से कर रही है। अगर आप आम जिंदगी में चले जाएंगे, जैसे कि आप दोस्तों आम दुनिया में निकलेंगे, तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्यों दोस्तों आप देखिए कितने आराम से हिंदू भाई भी रह रहा है, मुस्लिम भाई भी रह रहे हैं, इनमें कोई झड़प नहीं होती। सब त्योहार चल रहा है, रमजान भी चल रहा है, अभी नवरात्रि आई थी, अभी जो यहाँ पर दोस्तों हनुमान जयंती आई, जो उस पर भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ जहां बीजेपी प्लान करती है वहां पर ही झगड़े होते हैं, और जानबूझकर उन जगहों पर प्लान करती है जहां पर दोस्तों राजनीति है। और ये बीजेपी की असलियत साफ दिखाई भी देती है कि मुसलमानों को एक एक कर कर चुनकर बकायदा आरोपी बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने बेचारों ने फेंका नहीं, कुछ भी नहीं करा, उनको भी आरोपी बनाया गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज ठाकरे के ऊपर संजय रावत का बड़ा हमला, बोले बीजेपी के लिए दूसरा ओवैसी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब संजय रावत ने राज ठाकरे को दूसरा ओवैसी बता दिया। आपको पता हो दोस्तों ओवैसी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं और सच में दोस्तों वोटों का काफी नुकसान भी कराते हैं ओवैसी। और अब इसी राह पर दोस्तों राज ठाकरे निकला है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में दोस्तों बीजेपी के लिए काम कर रहा है,
वो जानबूझकर लाउड स्पीकर वाला मुद्दा उठा रहा है ताकि पूरे देश भर में दोस्तों हनुमान चालीसे की बात हो। बीजेपी ने उसको काम पर लगा रखा है और यही कारण दोस्तों जो उसने महाराष्ट्र के की सरकार को ना लिखते हुए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा था कि लाउड स्पीकर हटवाए जाए वरना हम 3 तारीख के बाद हनुमान चालीसे बजवाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों, राज ठाकरे को अगर लाउड स्पीकर हटवाना थे तो महाराष्ट्र सरकार को लिखता, लेकिन बीजेपी भी दोस्तों इस सब में शामिल है और यही कारण है जो कि अब संजय रावत ने राज ठाकरे को दूसरा ओवैसी बता दिया है। बोले महाराष्ट्र के लिए दूसरा ओवैसी पैदा हो गया। जी हाँ, बीजेपी ने अपना दूसरे ओवैसी को छोड़ दिया महाराष्ट्र में। आपको बता दोस्तों, कल ही एक सीट महाराष्ट्र में बुरी तरीके से बीजेपी हारी है। जी हाँ, और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हालांकि आपको बता दें अब कहानी कुछ और ही होने वाली है, क्योंकि अब कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ चुकी है। कांग्रेस में जो सोच चाहिए थी वो सोच आ चुकी है और दोस्तों जिस तरीके से अब फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है ये कांग्रेस को बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो वो कई राज्य और जीत भी जाती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मुकेश साहनी, हार कर भी जीत गई दोस्तों वीआईपी। दरअसल दोस्तों मुकेश साहनी ने बीजेपी की वो सीट उनको हरवा दी है जो सीट कभी मुकेश साहनी के उस विधायक की हुआ करती थी जो अब बीजेपी में शामिल हो गया। आपको बता दें दोस्तों आरजेडी राजद के जो नेता है उसने वहां पर जीत दर्ज की बिहार में उपचुनाव में। और दोस्तों मुकेश साहनी को 32,000 मिले। फर्स्ट नंबर पर तेजस्वी राय, दूसरे पर जो यहाँ पर मुकेश साहनी, तीसरे पर बीजेपी। अब यही बात है दोस्तों, जो मुकेश साहनी काफी ज्यादा खुश है बीजेपी को ये सीट हरवा कर। उन्होंने बाकायदा मिठाई खाई और मिठाई बंटवाई भी। दोस्तों इससे साबित हो जाता है कि मुकेश साहनी हार कर भी जीत गए और हार कर जीतने वाले को दोस्तों बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग बहुत पुराना है लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात सच है कि दोस्तों मुकेश साहनी को ने यहाँ पर बीजेपी को एक झटका तो दिया है। आरजेडी का नेता जिस तरीके से दोस्तों जीता है और वो भी बम्पर 33,000 वोटों से, इससे ये साबित हो जाता है कि आरजेडी की जीत में कहीं ना कहीं मुकेश साहनी का भी एक बड़ा हाथ माना जा रहा है। और मुकेश साहनी दोस्तों की कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी की हार पर खुशी मनाई है। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि तेजस्वी यादव की पावर देखने को मिली उपचुनाव में। सारी की सारी सीटें विपक्ष ले गए, बीजेपी को एक भी नहीं मिली और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी। अब आप समझिए दोस्तों, उपचुनाव में बीजेपी हार जाती है, छोटे मोटे चुनाव में बीजेपी हार जाती है, लेकिन जब मेन चुनाव आते हैं दोस्तों तो बीजेपी जीत कैसे जाती है सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि दोस्तों असल जब जनता वोट देती ही नहीं है तो आप समझिए इनको वोट मिल कैसे जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दोस्तों ईवीएम के घोटाले, इसमें 100% सच्चाई है। मैं एक बार को मान लूं कि ईवीएम दोस्तों ये बात सच है कि कोई हैक नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ईवीएम को बदला जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। ईवीएम में दोस्तों वो बटन कोई से दबाओ पर्ची कोई सी निकलती है, ये भी किया जा सकता है। ईवीएम में दोस्तों आप समझिए वोटिंग के दौरान किस तरीके से धांधली की जाती है चुनाव आयोग द्वारा, ये भी कई बार हमने देखा है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी के जो षड्यंत्र हैं वो लोगों के सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अशोक गहलोत ने बीजेपी और गोदी मीडिया पर कसा तंज। बोले मीडिया नहीं दिखा रही है सच्चाई, उसको भी मीडिया को भी जो है यहाँ पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अराजकता, नफरत और हिंदू मुसलमान की राजनीति फैला दी है। अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं उनकी राजनीति का कोई मकसद नहीं होता है, ये देश को लड़वाने की कोशिश करते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में शांति की जरूरत है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक बार भी लोगों के सामने आकर ये नहीं कह रहा कि देश में जो यहाँ पर ये दंगे रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए नरेंद्र मोदी की सरकार एक नाकाम सरकार है। इस नाकाम सरकार का सबसे बड़ा रीजन भी आप समझिए दोस्तों कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में भी सामने ना आए तो इसका मतलब साफ है कि उसको देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे दो चीजें मैं आपको बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी देश में दोस्तों लगातार लाशें बिछ रही थी तब भी नरेंद्र मोदी गायब थे। पहला तो दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर, उसमें लाखों लोगों, हजारों लोगों की जानें गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक ट्वीट तक नहीं किया कि हमें बहुत ही अफसोस है जिन लोगों की जानें जा रही हैं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के कारण। आप समझिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जो जुमलेबाज दोस्तों जुमलेबाजी में बिजी था। उसके बाद दोस्तों आप समझिए
किसान आंदोलन हुआ, कई किसानों की जान चली गई, 700 से ज्यादा किसान की। प्रधानमंत्री ने एक बार ये ट्वीट तक नहीं लिखा कि उन सारे किसानों को श्रद्धांजलि देता हूं, माफी मांगता हूं, मैं ये काले कानून वापस ले लूंगा। लेकिन जैसे ही चुनाव आए तो मोदी ने ये काले कानून वापस ले लिए। यानी कि दोस्तों, जब भी देश में हिंसा होती है, लोगों की जानें जाती हैं, कुछ भी सरकार विफल होती है, तो मोदी भाग खड़े होते हैं। क्योंकि मोदी की तो राजनीति ही है कि अगर उस वक्त लोगों के सामने जाऊंगा तो लोगों के सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, फिर मैं घेरे में आ जाऊंगा, फिर एक तरीके से मैं भी उन्हीं प्रधानमंत्रियों में आ जाऊंगा जो इंटरव्यू दिया करते थे, और मेरी भी कमियां लोगों को पता चल जाएंगी। और नरेंद्र मोदी दोस्तों ये कभी नहीं चाहते हैं कि उनकी कमियां लोगों को पता चले। इस देश का प्रधानमंत्री बहुत ही शातिरनेस के साथ सत्ता में आया है। प्रधानमंत्री को पता है कि हिंदू मुसलमान कर बीजेपी को लोग वोट देंगे। दरअसल बीजेपी की चिंता जो है दोस्तों वो ये है कि कुछ भी हो, जो हिंदू समुदाय है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो लोग किसी भी तरीके से मुसलमानों से चिढ़े और बीजेपी को हिंदुत्व के बल पर वोट दे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के बारे में सोचती है। और इसी बल पर बीजेपी अब तक चुनाव जीत भी रही है। लेकिन अब की बार बीजेपी का जो मुकाबला है वो किसी और से नहीं है बल्कि पीके से है। और पीके दोस्तों एक ऐसा रणनीतिकार है जो न सिर्फ बीजेपी का हर तोड़ रखते हैं बल्कि बीजेपी पर 100 गुना भारी भी पड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीके का मास्टर स्ट्रोक, क्या 2024 में दोस्तों कांग्रेस को दिलाएंगे सत्ता। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर की कल मीटिंग के बाद भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। उस बीजेपी में हलचल तेज हो गई है दोस्तों, जिस बीजेपी को कभी सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर ने दिलाई थी। आपको याद है दोस्तों, एक अरसे से सत्ता से दूर रहने वाली बीजेपी को न सिर्फ प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया था, बल्कि दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई थी, उनकी रणनीति के कारण ही मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें दो चीजें हैं दोस्तों। पहला तो ये कि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने अभी तक रणनीति जितनी भी बनाई दोस्तों उसमें प्रशांत किशोर का डंका ही बजा। आज तक प्रशांत किशोर की ऐसी कोई रणनीति नहीं रही दोस्तों जिसमें प्रशांत किशोर ने मात खा ली हो। और प्रशांत किशोर की रणनीति क्या कहती है दोस्तों, वो कहती है कि 2024 में मोदी सरकार को हराया जा सकता है, बस सिर्फ 270 सीटों पर फोकस करना है। उन सीटों पर लोग जो सीटें कमजोर है दोस्तों, वहां पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारना है जो कि वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत हों। और ये काम दोस्तों कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर करेंगे। एक रणनीति के तौर पर नहीं दोस्तों, बल्कि अब पार्टी में एक पद पर लिया जाएगा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर दोस्तों एक ऐसे इंसान भी हैं जिनकी राजनीति को लोग काफी मानते हैं, जिनका लोहा दोस्तों लोगों ने माना है। मैं एक ऐसे रणनीतिकार की इसलिए बात करता हूं दोस्तों क्योंकि प्रशांत किशोर पर मुझे तो कहीं ना कहीं 100% भरोसा है कि बीजेपी की कई राज्यों में हार कराएंगे प्रशांत, क्योंकि बीजेपी के साथ वो काम कर चुके हैं, बीजेपी की नस नस से वो वाकिफ है दोस्तों। और ये भी पता है प्रशांत किशोर को कि बीजेपी इस वक्त हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका तोड़ दोस्तों सिर्फ प्रशांत किशोर के पास ही है। और अब जाहिर सी बात है, अब के जब प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि चौकीदार अब की बार सच में चोर ही है। और अब की बार चौकीदार अगर चोर है दोस्तों तो लोग चौकीदार से सवाल भी पूछेंगे और चौकीदार को सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। अब आप समझते हैं चौकीदार कौन है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।